इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ आम से रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और फिर इसके बाद हम इसके मुतालिक कुछ सवाल भी हल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि दरअसल ये कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके नतीजे में हरारत बाहर निकलती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनको शुरू करने के लिए ताकत की जरूरत होती है और ये रिएक्शन के दौरान इस ताकत को इस्तेमाल करते हैं या अपने अंदर ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ 3 रिएक्शन है जिसमें रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है और साथ ही साथ सब्जियों के मादे या वेजिटेबल मैटर की डीकंपोजिशन का रिएक्शन है। तो मैं अब चाहूंगी कि आप ये सोचें कि इनमें से कौन सा अमल ज्यादा ताकत देगा और किस अमल में ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। चले कोशिश तो करें। तो चलिए हम मिलकर कोशिश करते हैं। तो देखिए, सांस लेने का अमल या रेस्पायरेशन एक बहुत आम अमल है जो कि हम हर वक्त कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे हैं, तभी तो जिंदा है। तो हमारे सेल ऑक्सीजन को लेते हैं और इस ऑक्सीजन को ग्लूकोज तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमें ताकत मिलती है और ये ताकत हमारे लिए जीने, खेलने, भागने, दौड़ने, गाने, नाचने और इस तरह के दूसरे काम करने के लिए जरूरी होती है। यानी कि ये ज्यादा ताकत दे रहा है, इसलिए सांस लेने का अमल या रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। चलिए अब इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के काम आ रही है और इसके बदले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ताकत मिल रही है जो कि हमें रोजमर्रा के काम करने में मदद करते हैं। तो चले अब हम फोटोसिंथेसिस पर चलते हैं। आपको याद होगा कि पौधे इस अमल को तकरीबन पूरी कायनात के जानदारों की ग़िज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी की ताकत को ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि इस रिएक्शन में यहाँ ताकत इस्तेमाल हो रही है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ग्लूकोज बनाने के लिए ताकत के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और आपने शायद यहाँ ये बात गौर की होगी कि ये रिएक्शन रेस्पायरेशन के बिल्कुल बरक्स है। देखिए, रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ताकत बन रही थी, जबकि फोटोसिंथेसिस में यही कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ताकत ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और मैं इसको इसी तरह याद रखती हूँ कि फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन के बिल्कुल बरक्स है। तो रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये ताकत दे रहा है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसे ताकत की जरूरत होती है। तो चलें अब सब्जी के मादे या वेजिटेबल मैटर की डीकंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ये इन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, इसमें एक लफ्ज डीकंपोजिशन का है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आम तौर पर इन रिएक्शन को कहते हैं जिनमें एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा हो या डीकंपोज हो रहा हो। और आम तौर पर इस रिएक्शन के लिए बहुत सारी ताकत की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम तौर पर, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर, डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। लेकिन ये वाला नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन काफी ज्यादा हरारत खारिज कर रहा है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए, दरअसल हो क्या रहा होता है कि जब हम गैर इस्तेमाल शुदा फल या सब्जियां फेंक देते हैं तो बैक्टीरिया और फंगस वो सब इस पर अमल करते हैं और इन्हें गलाकर या डीकंपोज कर कर इन्हें तोड़ देते हैं। अब इस अमल में काफी ज्यादा ताकत खारिज होती है और इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे किस तरह याद रखती हूँ। तो मैं इसको इस तरह याद रखती हूँ कि जब भी हम वेजिटेबल मैटर को बाहर फेंकते हैं तो ये डीकम्पोज होकर खाद या फर्टिलाइजर बना देते हैं, और यही फर्टिलाइजर दरअसल पौधों को ताकत फराहम करते हैं। तो इस पूरे अमल में काफी ताकत खारिज होती है, और इसी तरह मैं इसे याद रखती हूँ कि वेजिटेबल मैटर की डीकम्पोजिशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ मेरे पास कुछ और रिएक्शंस मौजूद हैं, तो चलें अब इनमें से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और इन सबको खुद हल करें। अब चूंकि मुझे यकीन है कि आप खुद से कोशिश कर चुके हैं, तो अब हम मिलके देखते हैं। अब इस पहले रिएक्शन में मैं देख सकती हूँ कि यहाँ इस तीर के ऊपर हरारत या डेल्टा को जाहिर किया हुआ है। तो ये डेल्टा हमें बताता है कि इस रिएक्शन को अमल में आने के लिए हरारत की जरूरत है, और हमें मालूम है कि ऐसे रिएक्शन जिन्हें हरारत की जरूरत होती है वो भला क्या होते हैं? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। तो अब हम अगला देख लेते हैं। इस रिएक्शन में मैं देख सकती हूँ कि इसमें प्लस हरारत या प्लस डेल्टा प्रोडक्ट की तरफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हरारत भी खारिज हुई है, और ऐसे रिएक्शन जिसमें हरारत पैदा हो या खारिज हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यानी ये वाली मिसाल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। तो अब इसे देखते हैं। अच्छा, इधर मैं देख सकती हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। यानी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं ताकि मुझे एक अकलौता प्रोडक्ट दे सके। अच्छा, जब भी मैं कोई एक अकलौता प्रोडक्ट कहती हूँ तो मेरे दिमाग में आ जाता है जैसे कोई एक अकलौते वारिस की बात कर रही हूँ। खैर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्बिनेशन रिएक्शन की मिसाल है, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि आमतौर पर कम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादा हरारत देते हैं या खारिज करते हैं। तो यहाँ भी ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि इस रिएक्शन में भी ये हरारत बाहर निकलेगी, और ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ भी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड के सफेद पाउडर में पानी शामिल करें और फिर जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा हो, इस बर्तन को आप हाथ लगाएं, तो आप महसूस करेंगे कि ये गर्म हो गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा ताकत या बहुत ज्यादा हरारत दे रहा है या खारिज कर रहा है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलें अब हम इसको देखते हैं। यहां मैं देख सकती हूँ कि लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। यानी यहाँ पर मैं वाज़ेह तौर पर देख सकती हूँ कि एक अकलौता रिएक्टेंट एक बड़ा मॉलिक्यूल मुतादिद प्रोडक्ट्स में टूट रहा है या डीकम्पोज हो रहा है, और ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और हम ये कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन वाली वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं कि आमतौर पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए काफी ज्यादा हरारत की जरूरत होती है। तो यहाँ मेरा अंदाजा ये होगा कि चूंकि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसे अमल में आने के लिए काफी हरारत की जरूरत होगी। तो यहाँ मेरा अंदाजा ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जी हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब भी हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि इस रिएक्शन के नतीजे में हमें भूरे रंग की गैस मिलेगी जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और इस रिएक्शन के दौरान हमें कोई हरारत या कोई रोशनी नहीं मिलती, जबकि इस लेड नाइट्रेट को गर्म करने के लिए हमें इसे हरारत फराहम करनी पड़ती है, और इसी वजह से ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ठीक हो गया, मेरे ख्याल से इतनी मिसालें काफी हैं भाई, हमने खूब मिसालें देखी हैं आज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की।